बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये प्रैक्टिस वीडियोस चल रही हैं, सिलेबस तो बहुत पहले ही खत्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपका मार्च जून 2021 का कंसोलिडेशन का पहला क्वेश्चन है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल एक्सप्लेन द एंटायर क्वेश्चन। ये पूरा सवाल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जी इंशाल्लाह शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा भी इस वीडियो को देख रहा है, इट मींस एग्जाम्स आर वेरी नियर। ओके, अच्छा जी, मैं बुक 2 का पेज बता देता हूँ ताकि आपको ये वीडियो देखने में दिक्कत परेशानी ना हो। सिर्फ ये रिक्वायरमेंट के अंदर ऐसा मसला है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बुक 2 में पेज 775 आपके सामने होना चाहिए, सो दैट आप ये रिक्वायरमेंट अच्छे से पढ़ सकें, वरना आपको शायद मसला हो। मैं रीड कर रहा हूँ बुक से। बुक 2 पेज 775, यहाँ रिक्वायरमेंट है जी, ये रहा पेज भी आ रहा है। ड्राफ्ट एन एक्सप्लेनेटरी नोट टू द डायरेक्टर्स ऑफ कोलंबिया company to address the following issues: whether Columbia company should be considered the acquirer in the business combination with Peru company, 9 marks। अब बेटा आपने बताना है यार, कोलंबिया जो है एक्वायरर है कि नहीं है विद द कॉम्बिनेशन विद पीरू, 9 मार्क्स दे रहा है। अब उसमें ऑफ कोर्स IFRS 10 जिसमें कंट्रोल की डेफिनेशन बहुत तमीज से हमने डिस्कस की थी, वो आपके जहन में बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो ये 9 मार्क्स को हम बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। सिनेरियो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ए के 2 में कह रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन 1 जुलाई टू X5, एक्सप्लेनिंग हाउ फेयर वैल्यूज ऑफ बोथ द कंसीडरेशन एंड नेट एसेट हैव बीन डिटरमिन्ड। गुडविल भी निकालें और ये भी बताएंगे फेयर वैल्यू आपने नेट एसेट की कैसे, फेयर वैल्यू दोनों की बताएं, कंसीडरेशन की व नेट एसेट की भी आपने कैसे डिटरमिन की। जब बेटा फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपके दिमाग में आना चाहिए। बी रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है हाउ द डिफाइंड बेनिफिट and defined benefit contribution pension scheme should be accounted for in the year। so simply आपने defined benefit and defined benefit plan और defined contribution plan की अकाउंटिंग बतानी है, उसके 10 मार्क्स दे रहा है IAS 19। ठीक है जी, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका सारे का सारा क्वेश्चन है, अगर एक स्टूडेंट के पास IFRS 10 की एक अच्छी नॉलेज है, IFRS 13 और IAS 19 तीन चीजों के ऊपर इन्होंने ये सवाल आपसे पूछा है। आई होप कि ये थोड़ा रीडेबल है, थोड़ा और जूम इन करने की कोशिश करते हैं। Now I think it should be readable now। कैसा थोड़ा और ही कर दे, चले बेटा और कोशिश करते हैं, कुछ और ही ना हो जाए भाई। ये बेटा मेरे ख्याल से तो बस इससे पिक्सल ही नहीं पड़ी है भाई। गुड है। ये आपको बेटा बुक में मिल जाएगा 776 पे। ब्राजील कंपनी इज ए कॉम्पिटिटर ऑफ कोलंबिया कंपनी। सो ब्राजील कौन है? कोलंबिया कंपनी का कॉम्पिटिटर। On July 2000 X5, both Brazil company and Colombia company acquired 50% of the 5 million ordinary shares of $1 shares of Peru company। ब्राजील जो कि कोलंबिया का कॉम्पिटिटर है, इन्होंने किया क्या? दोनों ने सेम डेट पे 50% शेयर्स खरीदे पीरू के। और बेटा हमने ये बताना है कि कोलंबिया पीरू का पेरेंट है कि नहीं। क्या जमाना आ गया, अब हमें यह बताना पड़ेगा कि कोलंबिया पीरू का पेरेंट है या नहीं। The consideration paid by the Columbia company consists of cash $8 per share and also 1 for 20 share exchange when the market price of Columbia company's share was $10 each। रुक जाएं, आगे भी पढ़ लेते हैं, चलें। Brazil company also paid $8 per share for their interest but did not issue any shares to the original shareholders of Peru। The ordinary shares of Peru company have 1 voting rights each। Very important point। पीरू में 50% होल्डिंग ली ब्राजील ने, 50% होल्डिंग ली कोलंबिया ने, और दोनों ने इंटरेस्टिंगली कैश पे किया $8 पर शेयर। किसको दिया? पीरू के शेयर होल्डर्स को दिया। लेकिन सवाल आगे एक मोड़ लेता है, और इस हल्के से टर्न के अंदर आप थोड़ा सा सोचें। कोलंबिया इज द वन जिसने $8 पर शेयर का कैश देने के अलावा कोलंबिया ने हर 20 शेयर्स
हर 20 शेयर्स जो उसने पीरो में लिए हैं उसके अगेंस्ट अपना एक शेयर भी दिया है। ब्राजील वाले खाली $8 पर शेयर दे रहे हैं, कोलंबिया भी $8 पर शेयर दे रहा है, लेकिन कोलंबिया उसके अलावा भी कुछ पे कर रहा है। अब ये जो कोलंबिया उसके अलावा भी कुछ पे कर रहा है, लॉजिकली प्रीमियम पे कर रहा है। और जो पेरेंट होता है ना, जिसको कंट्रोल चाहिए होता है, वही नॉर्मल प्राइस से ज्यादा पे करता है। रिपीट, जब किसी को कंट्रोल लेना होता है तो नॉर्मली वो मार्केट से कुछ ज्यादा पे करेगा, प्रीमियम पे करेगा। तो बेसिकली अगर मैं IFRS 10 की बात करूंगा किसके पास कंट्रोल है, तो उसमें तो बेटा हम सबसे पहले देखते हैं पावर ओवर द इन्वेस्टी। पावर्स का पता चल जाता है वोटिंग राइट से। सेकंड पॉइंट था, रिकॉल करें, एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी। इन्वेस्टर की जो इन्वेस्टी की रेलेवेंट डायरेक्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है उसके ऊपर बात होगी। फिर द एबिलिटी टू यूज द पावर ओवर द इन्वेस्टी इफेक्ट्स क्या, वो जो इन्वेस्टर की एक एबिलिटी है कि वो इन्वेस्टी की रेलेवेंट एक्टिविटीज के रेलेवेंट डायरेक्ट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उससे बेसिकली क्या होगा, ऑब्वियसली इन्वेस्टर के रिटर्न पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि मेरे भाई दोनों की अगर हम ब्राजील की बात करें तो ब्राजील ने भी 50% होल्डिंग ली है, कोलंबिया ने भी 50% होल्डिंग ली है, एक जैसी होल्डिंग है। अब एक जैसी होल्डिंग 50% होल्डिंग को देख के तो ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हम किसी जॉइंट वेंचर की बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे छोटा सा इशू है, वो ये नजर आ रहा है कि यार कंसीडरेशन वाले पॉइंट पे हम बात करें तो बेसिकली बोथ आर नॉट पेइंग एग्जैक्टली द सेम कंसीडरेशन। दोनों ने $8 पर शेयर तो पे किया है, लेकिन कोलंबिया ने $8 पर शेयर के अलावा अपने शेयर्स भी इशू किए। तो ये जो अपने शेयर्स भी कोलंबिया ने इशू किए, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो ये बताता है कि यार कोलंबिया में भी दी एक्वायरर पेरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि यार लॉजिकली जिसको कंट्रोल चाहिए होता है वही बेसिकली क्या करता है, नॉर्मल प्राइस से ज्यादा पे करता है, प्रीमियम पे करता है। ये एक अलग बात है कि ब्राजील एंड कोलंबिया दोनों के पास वोटिंग राइट बराबर है। आगे चलते हैं, इस पैराग्राफ की बेसिस पे बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो प्रीमियम पे किया वो कोलंबिया ने पे किया, तो उस प्रीमियम देने की वजह से कोलंबिया में बी द पेरेंट। फॉलोइंग द एक्विजिशन, एक्विजिशन के बाद Columbia company had the contractual right to appoint 60% of the board of Peru company with the remaining 40% appointed by the Brazil company। रुक जाए, जैसे एक्विजिशन हो जाएगी तो एक्विजिशन के बाद कोलंबिया के पास कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है कि वो 60% BOD के मेंबर्स को अपॉइंट करे। तो 40% किसके पास राइट है, ब्राजील के पास। लेकिन यार एक कंपनी के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द BOD कोलंबिया अपॉइंट करेगा। अगर 10 डायरेक्टर है फॉर एग्जांपल, तो उसमें से 6 वो होंगे जिनको कोलंबिया बिठाएगा। इसका मतलब है लॉजिकली उस बिजनेस के अंदर, उस कंपनी के अंदर जो गवर्निंग बॉडी है वो कोलंबिया की है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो कोलंबिया के डायरेक्टर्स कहेंगे वही होगा, क्योंकि वो 6 है। Brazil company has veto rights over any amendments to the articles of incorporation and also over the appointment of the auditors. Brazil company and Colombia company each appoint one। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, Brazil company has veto rights over any amendments to the articles of incorporation and also over the appointment of the auditors। अब ब्राजील वालों को हमने वीटो राइट्स दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है, IFRS 10 में बेसिकली दो तरह के राइट्स होते हैं, पढ़ चुके हैं हम लोग। एक होता है प्रोटेक्टिव राइट, एक होता है सब्सटेंटिव राइट्स। While deciding who has the control, प्रोटेक्टिव राइट्स को नहीं देखा जाता, सब्सटेंटिव राइट्स को देखा जाता है। बेटा सब्सटेंटिव राइट्स का मतलब होता है जो एक्सरसाइजेबल है, जिनको बेसिकली समझे एक्वायरर एक्सरसाइज करेगा, उसको एक्सरसाइज करने से उसको सिनर्जीज मिलेंगी, उस सिनर्जिस्टिक बेनिफिट के चक्कर में वो उस ऑप्शन को बेसिकली क्या करेगा, एक्सरसाइज कर लेगा। यहां पे लेकिन अगर आप देखिए ब्राजील का जो राइट है ना वो सब्सटेंटिव नहीं है, प्रोटेक्टिव है। भाई ब्राजील के पास वीटो पावर सिर्फ इसलिए कि भाई आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज ना हो,
यानी कि अगर कोलंबिया कहता है यार आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन में चेंज करना है तो ब्राजील आके उसको रोकेगा, यू कांट डू दैट। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में आके ब्राजील अपना प्रोटेक्टिव राइट इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन लॉजिकली ब्राजील के पास जो राइट है उसको हम एक प्रोटेक्टिव राइट कहेंगे, उसको सब्सटेंटिव राइट नहीं कहेंगे। क्योंकि तो वाली बात है ना कि यार मैं तुम्हें ये चेंज नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें ये इस तरह का ऑडिटर अपॉइंट नहीं करने दूंगा। ओ भाई हमें तुम काम तो करने दोगे ना यार। तो हम कहेंगे यार ब्राजील का जो राइट है वो एक प्रोटेक्टिव राइट है, ये सब्सटेंटिव राइट नहीं है। और वाइल डिसाइडिंग हु हैज द कंट्रोल, प्रोटेक्टिव राइट्स को नहीं देखा जाता, सब्सटेंटिव राइट्स को देखा जाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं समझाने के लिए प्रोटेक्टिव राइट्स की, जो हम पढ़ भी चुके हैं। देखिए अगर आप बैंक्स, एक कंपनी जब बैंक से लोन लेगी तो व्हाट बैंक डज, बैंक बेसिकली आपसे ना प्रोटेक्टिव राइट्स ले लेता है। और प्रोटेक्टिव राइट्स क्या होते हैं कि जी अगर आपने टाइम पे लोन नहीं दिया, या अल्लाह न करे अगर आप टाइम पे लोन नहीं देते, ब्रीच हो जाता है, हम आपका फलाना एसेट बेच के पैसे ले लेंगे। अभी जो बैंक कह रहे हैं ना मैं आपका फलाना एसेट सेल करके पैसे ले लूंगा, ये बैंक का प्रोटेक्टिव राइट है। बाय हैविंग दिस राइट बैंक अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंक का जो आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। बैंक ने ये राइट इसलिए नहीं लिया कि वो आपकी कंपनी का पेरेंट बन जाए। बैंक ने ये राइट सिर्फ इसलिए रखा है कि यार अगर कल को कोई मसला हो तो बैंक अपने इंटरेस्ट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये एक प्रोटेक्टिव राइट है, ये कोई सब्सटेंटिव राइट नहीं है। अब सवाल के सर कोई सब्सटेंटिव राइट पे भी बात हो जाए, मैं एग्जांपल दे देता हूँ सब्सटेंटिव राइट की ताकि बात समझ में आए। मिसाल के तौर पे लेट से आपकी कंपनी के पास किसी कंपनी के कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। कौन से बॉन्ड्स हैं? कन्वर्टेबल बॉन्ड। ऑब्वियसली कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट होते हैं किसमें? ऑर्डिनरी शेयर्स में। एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं आपकी होल्डिंग लेट से 48% है, लेकिन वो जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं अगर आप उसको ऑर्डिनरी शेयर्स में लेट से कन्वर्ट करवा लेते हैं, आपकी होल्डिंग हो जाएगी अज्यूमिंग 60%, कंट्रोल आ जाएगा आपके पास। ऐसा भी हो सकता है इस वक्त कन्वर्टेबल बॉन्ड को जब आप ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट कराने की बात करें तो शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि यार फायदा नहीं हो रहा, यानी कि मिलने वाले जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू कम है और जो बॉन्ड्स हैं अगर मैं रिडीम कराऊं तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद इट इज पॉसिबल, अगर फॉर एग्जांपल जो बॉन्ड आप कन्वर्ट कराएंगे उन बॉन्ड के अगेंस्ट अगर आप कैश लोगे तो लेट से $100 मिलेंगे, लेकिन अगर आप शेयर्स लेंगे तो उनकी मार्केट वैल्यू फॉर एग्जांपल $90 है। लॉस है ना, $100 वाली चीज को आप $90 वाले शेयर्स में कन्वर्ट करा लें, लेकिन स्टिल पॉसिबिलिटी है कि भाई ये लॉस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यार जब आपके पास कंट्रोल आ जाएगा तो सिनर्जीज आएंगी, उन सिनर्जीज से आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो उस चक्कर में इट इज वेरी मच पॉसिबल, हम कह सकते हैं कि यार आप अपने सब्सटेंटिव राइट को क्या कर लोगे, एक्सरसाइज कर लोगे। तो वो एक सब्सटेंटिव राइट है। लेकिन यहाँ पे जो ब्राजील के पास राइट है कि मैं तुम्हें ये काम नहीं करने दूंगा, ये बेसिकली कौन सा राइट है? प्रोटेक्टिव राइट। अच्छा ये आगे चलते हैं, इसके बाद वो क्या कह रहा है जी, ब्राजील कंपनी एंड कोलंबिया कंपनी ईच अपॉइंट वन मेंबर टू पीरू कंपनी सीनियर मैनेजमेंट टीम। अच्छा सीनियर मैनेजमेंट टीम में दोनों ने एक एक बंदा रखना है। It is the senior manager appointed by the Columbia company who makes the key decision regarding the development of the Peru company's new technologies. अब यहाँ रुक जाए, दोनों एक एक सीनियर मैनेजमेंट में बंदा रखेंगे, लेकिन जो बंदा कोलंबिया हायर करेगा ना, असल गेम वो है, असल गेम उसके पास है। असल गेम उसके पास कैसे आप पढ़े? वो कहते हैं इट इज द सीनियर मैनेजर अपॉइंटेड बाय द कोलंबिया हु मेक्स द की डिसीजंस रिगार्डिंग the regarding the development of Peru company's new technologies, its principal revenue stream, the markets that it will be operate in and how it is financed. तो सर सारे के सारे जो बेसिकली रेलेवेंट एक्टिविटीज वाले डिसीजंस हैं, फाइनेंसिंग कैसे आएगी, किस मार्केट के अंदर हम ऑपरेट करेंगे, कैसे गेम चलेगी, वो तो सारा कौन डिसाइड कर रहा है? जो कोलंबिया जिस सीनियर मैनेजमेंट बंदे को हायर कर रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि यार पेरेंट बेसिकली कौन है, एक्वायरर कौन है? कोलंबिया। The senior manager appointed by Columbia also provides a supervisor role and has the rights to request that significant activities get board approval, such as imposing restriction on Peru companies from undertaking activities that would significantly increase क्या? Credit risk. सर ये restriction लगा सकता है। तो अगर आप देखें तो जिस बंदे को बेसिकली कोलंबिया हायर कर रहा है यार, असल गेम तो वो चला रहा है भाई।
अच्छा ये आगे चलते हैं। अच्छा बेटा यहाँ तक अब अगर हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा यार कौन पेरेंट है, तो यहाँ तक अब हम बहुत आराम से डिसाइड कर सकते हो कौन पेरेंट है। सबसे पहले आपने IFRS 10 का रेफरेंस दिया, जिसमें आप उसको बता देंगे यार IFRS 10 बेसिकली कहता है, अगर आपने कंट्रोल देखना है तो आप पावर ओवर द इन्वेस्टी देख लें, राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न फ्रॉम द इन्वॉल्वमेंट विद द इन्वेस्टी देख लें, और एबिलिटी टू यूज इट्स पावर देख लें। ये तीनों बातें कोलंबिया के पास भी हैं, ब्राजील के पास भी हैं। फिर हम आएंगे कंसीडरेशन के ऊपर। कंसीडरेशन के ऊपर आप बताएंगे दोनों ने एक जैसी कंसीडरेशन दी है, लेकिन कोलंबिया ने प्रीमियम भी पे किया है, जो ये इंडिकेट करता है कि कोलंबिया में बी द पेरेंट। मजीद आप उससे बताएंगे कि जो गवर्निंग बॉडी है उसको देखा जाता है कि हु हैज द कंट्रोल। गवर्निंग बॉडी की अगर मैं बात करूं, BOD की बात करूं, तो 60% BOD कौन बैठाएगा? कोलंबिया। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो ये बता रहा है कि बेसिकली पेरेंट कौन है? कोलंबिया है। फिर जो सीनियर मैनेजर मैनेजमेंट टीम का जो बंदा हायर किया जाएगा, दोनों एक एक बंदा हायर करेंगे, लेकिन जो कोलंबिया हायर करेगा डिसीजन मेकिंग वो करेगा। तो ये सारे वो इंडिकेटर्स हैं जो ये बताते हैं कि बेसिकली जो पेरेंट है वो कोलंबिया है, और कोलंबिया ने बेसिकली प्रीमियम भी पे किया है। अगर मैं प्रीमियम की कैलकुलेशन आपको दिखा दूं कि उसने कितना प्रीमियम पे किया, आप देखें प्रीमियम की पेमेंट जो कोलंबिया ने प्रीमियम पे किया है। बेटा ब्राजील के 5 मिलियन शेयर्स हैं, उसमें से 50% कोलंबिया ने लिए। फिर कोलंबिया कह रहा है मैं आपके हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट अपना एक शेयर दूंगा, और कोलंबिया के एक शेयर की वैल्यू $10 है। रिपीट, बेटा 5 मिलियन शेयर्स हैं किसके? पीरू के, जिसमें से 50% कोलंबिया ने लिए। कोलंबिया कह रहा है मैं आपके हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट अपना एक शेयर दूंगा, और मेरे एक शेयर की वैल्यू 10 है। इट मींस $1.25 मिलियन का प्रीमियम आता है। ये वो कंसीडरेशन है जो बेसिकली ब्राजील से ज्यादा दी गई है। ब्राजील और कोलंबिया दोनों ने कैश इक्वल दिया है, लेकिन कोलंबिया ने 1.25 की कंसीडरेशन ज्यादा दी है। वो जो ज्यादा दी है दैट इज प्रीमियम, और जो प्रीमियम पे करता है वो भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वही बेसिकली क्या होता है? एक्वायरर होता है। तो बड़ा ये सारी डिस्कशन आपने करनी है, 9 मार्क्स की ये डिस्कशन है जी। अब जरा चलते हैं गुडविल वाले एरिया पे, क्या है क्या नहीं है। लेकिन अजान ब्रेक ले लेते पहले, अजान ब्रेक। अच्छा जी, अब बेटा जरा चेक करते हैं एट एक्विजिशन गुडविल कितनी होगी, और प्लस हमने ये बताना है कि फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे आएगी, फेयर वैल्यू नेट एसेट एट एक्विजिशन कैसे आएगा। द नेट एसेट, होप के डेटा रीडेबल है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ब्लर है, चेक कर दें। अब थोड़ा शायद मुनासिब हो गया। द नेट एसेट ऑफ पीरू रिपोर्टेड इन द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैड अ कैरिंग वैल्यू 32 मिलियन। बेटा पीरू की इंडिविजुअल बुक्स में नेट एसेट 32 मिलियन के। हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता है, एट एक्विजिशन हमें सब्सिडी के तमाम नेट एसेट को बेसिकली किस पे लाना होता है? फेयर वैल्यू पे लाना होता है। However, on acquisition of Peru, the director of Columbia company discovered the following. On 115, Peru company acquired 6 million 6% coupon bond 2000x5 को, ठीक है, हमने acquire mid of the year किया 6% coupon bonds for $6 million in an unquoted company at par value $1. Bond interest is paid annually, 31 दिसंबर को बॉन्ड का इंटरेस्ट दिया जाता है। ड्यू टू प्रीमियम ऑन द रिडम्पशन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है 8% है। बेटा एसओसीआई के अंदर जो इंटरेस्ट इनकम आती है अल्लाह माफ करे, वो इफेक्टिव की बेसिस पे आती है। पीरू कंपनी हैज अ बिजनेस मॉडल, पीरू कंपनी का बिजनेस मॉडल है टू कलेक्ट द कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज फ्रॉम द बॉन्ड्स एंड देयरफॉर मेजर देम एट एमोटाइज्ड कॉस्ट। पीरू ने बेसिकली इसको एमोटाइज्ड कॉस्ट पे रखा हुआ है, ओके। Columbia company holds similar unquoted assets but has a business model whereby they either collect the contractual cash flows or to sell the asset। यहाँ रुक जाए। बेसिकली जो कोलंबिया है जो कि एक्वायरर है, पेरेंट हम डिसाइड कर चुके हैं। पेरेंट के पास सिमिलर बॉन्ड्स हैं, लेकिन जो पेरेंट के पास जो सिमिलर बॉन्ड्स है ना, पेरेंट ने उसको बेसिकली जो रखा हुआ है वो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे रखा हुआ है। क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ये आपका बिजनेस मॉडल होता है कि ठीक है जी हम इसको मेच्योरिटी तक रखेंगे, लेकिन हम सेल करने की भी नीयत रखते हैं। तो बेसिकली
जो एक्वायरर है, जो पेरेंट है, उसकी पॉलिसी है कि हम इन बॉन्ड्स को बेसिकली किस पे रखेंगे, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे। अच्छा, जो हमारी सब्सिडरी है पीरू, पीरू ने उसको एमोटाइज कॉस्ट पे रखा हुआ है। अब बेसिकली हम ग्रुप अकाउंट्स इस तरह से बना रहे होते हैं कि हमारी सब्सिडी भी समझे, उनके पास भी वही अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं जो बेसिकली पेरेंट के पास अकाउंटिंग पॉलिसी है, ताकि एक ही अकाउंटिंग पॉलिसी हो। क्योंकि ग्रुप मीन्स वन एंटिटी, ये तो थोड़ा अजीब सा हो जाएगा ना कि कोलंबिया के पास सिमिलर जो बॉन्ड है वो फेयरवेल थ्रू ओसीआई के ऊपर है, और जो पीरू के पास बॉन्ड है उसको आपने एमोटाइज कॉस्ट पे रखा है। तो लॉजिकली हमें बेसिकली जो पीरू के पास बॉन्ड है उसको भी फेयरवेल थ्रू ओसीआई पे रखना पड़ेगा, ताकि बेसिकली सेम अकाउंटिंग पॉलिसी बेसिकली हमें यहाँ पे क्या नजर आनी चाहिए, यार सेम बेसिकली अकाउंटिंग पॉलिसी होनी चाहिए। तो हम उसको भी बेसिकली किस पे रखेंगे, फेयरवेल थ्रू ओसीआई पे। ओके, आगे चलते हैं। बॉन्ड्स विद अ सिमिलर, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो है ये तो प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हैं, अगर ये प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हैं तो इनकी मार्केट वैल्यू कैसे आएगी। देखिए, अगर प्राइवेट कंपनी के बॉन्ड्स हैं ना तो इनकी जो मार्केट वैल्यू आएगी वो लेवल 2 इनपुट से आएगी। लेवल 2 इनपुट के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम सिमिलर ट्रांजैक्शन की वैल्यू, सिमिलर कोटेड कंपनी की कुछ चीज देखेंगे, उसको प्राइवेट के लिए एडजस्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली डायरेक्टली तो इसकी वैल्यू आ नहीं सकती क्योंकि अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड्स हैं आपके पास। तो इसकी वैल्यू को निकालने के लिए कोई एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वो एग्जामिनर खुद बताएगा क्या एडजस्टमेंट करनी है। बॉन्ड्स विद अ सिमिलर रिस्क प्रोफाइल ऑफ अ सिमिलर कोटेड कंपनी, अब कोटेड कंपनी की जाहिर सी बात है वैल्यू ज्यादा होगी। वे आर ट्रेडिंग एट $2 per bond on July 5. A discount of 30% is considered reasonably to reflect the difference in liquidity of the two types of bonds. अब समझिएगा, बहुत जबरदस्त काम हो गया। आपके पास जो अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड है उसकी मार्केट वैल्यू इस तरह से आएगी कि जो सिमिलर कोटेड कंपनी के बॉन्ड है हम उनकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे, और सिमिलर कोटेड कंपनी के बॉन्ड्स की जो भी मार्केट वैल्यू आएगी उसका 70% पीरू के पास जो बॉन्ड है वो उनकी उन बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू होगी। वाई 70%? क्योंकि जाहिर सी बात है पीरू के पास जो बॉन्ड है वो एक अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड है। अनकोटेड कंपनी की बॉन्ड की वैल्यू लॉजिकली कोटेड कंपनी के बॉन्ड से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम कोटेड कंपनी के बॉन्ड की पहले वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका 70% लेंगे, तो वट एवर कम्स उसको फेयर वैल्यू माना जाएगा अनकोटेड कंपनी की, और फिर एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी। अब सबसे पहले हमें ये चीज समझ में आनी चाहिए कि 112,000x5 को बेसिकली पीरू ने इन्वेस्टमेंट की है 6% बॉन्ड में, जो कि 6 मिलियन बनता है। अच्छा, जो इंटरेस्ट मिलता है अल्लाह माफ करे वो एनुअली मिलता है, सेमी एनुअली नहीं मिलता। अच्छा, हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं 1 जुलाई को, और पीएनएल में ये बातें हो चुकी हैं, आईएफआरएस 9 में पीएनएल में जो इंटरेस्ट आता है इफेक्टिव इंटरेस्ट आता है। तो सबसे पहले तो बेटा ये जो 6 मिलियन इस दिन की वैल्यू है, इसमें हम सिंपली ऐड कर देंगे इंटरेस्ट इनकम 6 मंथ्स की, इसमें सिंपली ऐड कर देंगे इंटरेस्ट इनकम। इसका मतलब 6 मिलियन का अगर मैं 8% लूं और इसको 6/12 कर दूं, 6 मिलियन का बेसिकली हम 8% लेंगे और उसको सिंपली क्या करेंगे 6/12, तो 0.24 आ जाएगा। तो लॉजिकली जो कैरिंग अमाउंट बनता है ना 1 जुलाई 2007 को, मिड ऑफ द ईयर बेसिकली जो पीरू ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उन बॉन्ड्स का जो कैरिंग अमाउंट बनता है 6.24। अब हमें इसकी फेयर वैल्यू निकालनी है। इसकी फेयर वैल्यू बेसिकली कैसे आएगी, जो सिमिलर कोटेड बॉन्ड्स हैं वो एक बॉन्ड $2 का, नंबर ऑफ बॉन्ड जो पीरू ने लिए वो 6 मिलियन है। अब प्लीज देखिएगा, जस्ट अ मिनट। अच्छा बेटा, अब इसकी फेयर वैल्यू बेसिकली कैसे आएगी, पीरू ने जो बेसिकली बॉन्ड्स खरीदे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वो 6 मिलियन है, और कोटेड कंपनी का जो एक बॉन्ड है वो बेसिकली $2 का है, इससे तो 12 मिलियन वैल्यू आ जाएगी। लेकिन वो 12 मिलियन जो फेयर वैल्यू आएगी वो पूरे 12 मिलियन पीरू ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। पीरू ने बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी के अनकोटेड कंपनी के बॉन्ड्स खरीदे, उनकी वैल्यू कम होनी चाहिए। एग्जामिनर ने खुद कहा यार उसकी वैल्यू के लिए क्या करो, कोटेड के बॉन्ड की जो फेयर वैल्यू आ रही है उसका 70% ले ले। अगर मैं इसका 70% लूं 12 मिलियन का, अगर हम 70% लेते हैं तो ये 8.4 आ जाएगा। ये बेसिकली आपके पास आ जाएगा 8.4।
तो आपके पास जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, आपके पास बेटा जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी 8.4 माइनस 6.24, 2.16 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी। और डेफिनेटली जो 2.16 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी, इससे आपके नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे। और लॉजिकली जब नेट एसेट एट एक्विजिशन इंक्रीज होंगे तो उससे आपकी गुडविल कम होगी, क्योंकि जब नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे तो गुडविल कम होगी लॉजिकली। लेकिन हमने ये बेसिकली फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे की, आप इसमें लेवल 2 का रेफरेंस दे सकते हैं कि जी हमने, क्योंकि हम पीरू ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो कोटेड कंपनी के बॉन्ड है, तो उसकी फेयर वैल्यू के लिए लेवल 2 इनपुट इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जामिनर लेवल 2 का वर्ड यूज करे ना करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉजिकली लेवल 2 में क्या होता है, हम सिमिलर इंस्ट्रूमेंट देखते हैं कोटेड कंपनी का और उसको एडजस्ट करते हैं प्राइवेट के लिए, जो कि यहाँ पे एग्जामिनर ने खुद बता दिया किस तरह से एडजस्ट करेंगे आप। ठीक हो गया जी। तो एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ जाएगी 2.16 की। One of the identifiable intangible asset of Piru company at acquisition was brand. The brand had a carrying amount of 4 million on July X5. Columbia company has similar branded products and is therefore planning to discontinue the trade of the Piru company's branded product. With immediate effect, the future cash flows from the Piru company's product post acquisition are therefore considered to be nil. Okay. If the trade of the branded product were to be sold to the competitor in order to continue the trade, it is estimated that it could be sold for around 5 million. अभी बड़ा काम का पॉइंट है, ये समझने वाला ध्यान पॉइंट है। वो क्या है, जो पेरेंट है ना बेसिकली कोलंबिया, कोलंबिया कह रहा है भाई आपके पास जिस तरह का ब्रांड है उसमें जो आप ट्रेड कर रहे हैं बेसिकली हम इसको क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू। लेकिन इंटरेस्टिंगली फिर आगे एग्जामिनर कहता है यार अगर आप इसको अपने कॉम्पिटिटर को सेल करते हैं जिसका कैरिंग अमाउंट 4 मिलियन है, आप उसको आपको उसकी 5 मिलियन वैल्यू मिल जाएगी। अब यहां सुनिएगा, बेसिकली जब हम किसी एसेट की फेयर वैल्यू मालूम करते हैं तो लॉजिकली जो किसी एसेट की फेयर वैल्यू होती है, तो आईएफआरएस 13 ये कहता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, एसेट की फेयर वैल्यू एंटिटी स्पेसिफिक नहीं होती। एसेट की जो फेयर वैल्यू है ना वो मार्केट डिटरमिन करती है, और मार्केट डिटरमिन करती है लॉजिकली हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज की बेसिस पे, कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो उस एसेट को यूटिलाइज करके किस तरह से हाईएस्ट एंड बेस्ट वे में यूटिलाइज करके कितना इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है। तो लॉजिकली पेरेंट तो कह रहा है यार ये किसी काम का ही नहीं है, डिसकंटिन्यू करो, वैल्यू निल है। अबे भाई कॉम्पिटिटर खरीदने के लिए तैयार है, इज विलिंग टू पे यू 5 मिलियन। तो लॉजिकली तो जिस चीज की वैल्यू आप निल कर रहे हो उसकी 5 मिलियन वैल्यू मौजूद है, बुक्स में 4 मिलियन आ रहा है, 5 मिलियन उसकी फेयर वैल्यू मौजूद है, तो लॉजिकली एक 1 मिलियन की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आएगी। यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे इंशाल्लाह, बट आफ्टर द नमाज ब्रेक इंशाल्लाह। अच्छा बेटा इसको कंप्लीट करते हैं, नमाज ब्रेक के बाद कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। ओके तो बेटा हम इस वाले पैराग्राफ पे बात कर रहे थे कि जिसका कैरिंग अमाउंट 4 मिलियन है, पेरेंट ये कह रहा है भाई हम इसको क्या कर देंगे, डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो उसकी वैल्यू निल हो जाएगी। लेकिन जो इस वक्त आपका कॉम्पिटिटर है वो इसको 5 मिलियन में लेने के लिए तैयार है। तो बेसिकली जब हम किसी एसेट की फेयर वैल्यू की बात करते हैं तो उसकी फेयर वैल्यू इस तरह से देखी जाती है कि जो एक तो एंटिटी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, मार्केट उसको वैल्यू असाइन करती है। तो एसेट की वैल्यू इस तरह से डिटरमिन की जाएगी कि जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए उस एसेट का हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो लोग क्या वैल्यू असाइन करते हैं, वो एक्चुअली फेयर वैल्यू है आपके एसेट की। तो लॉजिकली यहाँ पे निल की जगह फेयर वैल्यू 5 मिलियन है, तो जो बुक्स में 4 मिलियन का उसकी फेयर वैल्यू 5 मिलियन है, तो देयर इज अ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ऑफ 1 मिलियन। तो एक और फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है आपके पास, एक और आपके पास फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आ रही है जी कितने की, 1 मिलियन की। इस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट से भी ऑब्वियसली आपके नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे, लॉजिकली नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे तो गुडविल कम होगी। आगे चलते हैं। पीरू हैज several technical support service contract for which there are outstanding performance obligation at 1st July X5 included in contract liability, deferred income. At this date the balance is 2.8 million in respect of these contract. अच्छा जी, it is estimated that these contract will cost 1.7 million for Piru company, हमारी cost होगी 1.7, and any other market participant to complete.
A markup of 30% is considered reasonable for this type of contract. अब पीरू जो है बेसिकली वो सेवरल टेक्निकल सपोर्ट्स सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, इनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, इनके पास एक डेफर्ड इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है जिसकी वैल्यू जिसका बैलेंस इनकी बुक्स में 2.8 आ रहा है। लेकिन अब वो खुद ही कह रहा है कि यार इस तरह की परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को सेटिस्फाई करने में पीरू हो गया और सिमिलर जो कंपनीज हैं उनकी जो कॉस्ट लगेगी 1.7 लगेगी और 30% मार्कअप है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू निकालूं, अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू की बात करें, फेयर वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी, तो चेक करते हैं क्या होगी। बेटा 1.7 मिलियन कॉस्ट है, मार्कअप इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट, तो बेसिकली हमें इसको 130% में लाना है, तो 130 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें या डायरेक्टली 1.3 से मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात है। वी आर गेटिंग 2.21, हमारे पास बेसिकली जो वैल्यू आ रही है 2.21 आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है जो बुक्स में 2.8 मिलियन की है लेकिन उसकी फेयर वैल्यू बेसिकली 2.21 है। इट मींस जो आपकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट होगी उसमें आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है वो कम हो रही है। लायबिलिटी के कम होने से भी नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे, ठीक है ना। लायबिलिटी कम होगी तो नेट एसेट ऑब्वियसली बढ़ेंगे। तो आपके पास जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है उस एडजस्टमेंट से आपकी कॉन्ट्रैक्ट की लायबिलिटी कम होगी। बेटा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी अगर कम होगी तो नेट एसेट एट एक्विजिशन बेसिकली क्या है, बढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कितने से कम हो रही है, 0.59 मिलियन से। रिपीट कर रहा हूं, असल में आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 0.5 मिलियन से कम हो रही है, डेफर्ड इनकम वो जो एक लायबिलिटी है आपके ऊपर, लायबिलिटी जो आपकी कम होगी, तो आपको बस ये समझ में आना चाहिए लायबिलिटी के कम होने से नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे और लॉजिकली नेट एसेट एट एक्विजिशन बढ़ेंगे तो गुडविल आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली तीन फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। बॉन्ड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 2.16 है, जो ब्रांड है उसकी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 1 मिलियन है और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, इंटरेस्टिंगली लायबिलिटी तो कम हो रही है लेकिन लायबिलिटी के कम होने से जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट एट एक्विजिशन है वो बढ़ेंगे 0.59 मिलियन से। अच्छा, अगली चीज, अगर मैं कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन की बात करूं, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन की अगर मैं बात करूं, तो बेटा पीरू के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बेसिकली 5 मिलियन है। पीरू के जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं जितना मुझे पता है दैट इज 5 मिलियन। 5 मिलियन का 50% हमने लिया है और 8 पर शेयर पे किया है। इसका मतलब ये हुआ 5 मिलियन का 50% इंटू $8, तो बेटा 5 का 50% इंटू 8, तो ये फेयर वैल्यू कंसीडरेशन। इसके अलावा बेसिकली जो पेरेंट है कोलंबिया वो शेयर्स भी इशू कर रहा है, तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड की अगर हम बात करें, बेटा 5 मिलियन का 50% लेंगे, ये वो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो बेसिकली कोलंबिया ने एक्वायर किए 1/20। कोलंबिया ने कहा कि यार मैं आपके हर 20 शेयर्स के अगेंस्ट अपना एक शेयर दूंगा और उसके एक शेयर की वैल्यू 10 है, तो ये 1.25 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टोटल पेरेंट की कंसीडरेशन की बात करूं तो 21.25 मिलियन बनता है। पेरेंट की जो टोटल कंसीडरेशन बनती है वो बेसिकली 21.25 बनता है। अगर मैं फेयर वैल्यू एनसीआई की बात करूं तो बेसिकली ब्राजील की जो इन्वेस्टमेंट है वो फेयर वैल्यू एनसीआई है। ब्राजील की जो इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली क्या है, फेयर वैल्यू एनसीआई है। तो बेटा अगर मैं फेयर वैल्यू एनसीआई की बात करूं तो ब्राजील की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो बेसिकली एनसीआई है, दैट इज 5 मिलियन का 50% इंटू 8, उन्होंने भी बेसिकली 20 मिलियन पे किया। तो आपके पास जो पेरेंट की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आप इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज 21.25। फेयर वैल्यू एनसीआई की बात करेंगे तो 20 मिलियन।
आपने बेटा नेट एसेट एट एक्विजिशन 32 के मैंने 3 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। 2.16 थी, 1 थी और 0.59 था। इसके बाद बेटा आपने को गुडविल का आंसर आना चाहिए कि गुडविल बेसिकली क्या होगी। एट एक्विजिशन आपको गुडविल कैलकुलेट करने आनी चाहिए। आपने मुझे बताना है कि एट एक्विजिशन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो जो बच्चे बेसिकली जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसने मुझे बताना है प्लीज के एट एक्विजिशन गुडविल का अमाउंट क्या है। जो बच्चा इस लेक्चर को लेट से यूट्यूब पे देख रहा है वो भी हमें बेसिकली लाजमी बताए, जो एसबीआर का स्टूडेंट है, कि मुझे बताए जी गुडविल एट एक्विजिशन बेसिकली है कितना। ये आपने बताना है, छोटा सा आपका होमवर्क है उन बच्चों का, क्योंकि बेसिकली आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चन, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द क्वेश्चन। तो ये सारी डिस्कशन है। अभी तक ऑलमोस्ट 35 मिनट्स आई बिलीव हो चुके हैं, तो ये बेसिकली सारी डिस्कशन ही चल रही। क्या बात है सर, बेटा सॉल्व करेंगे तो फिर तो आपको पता है। अगली चीज क्या है, कोलंबिया एज अ पॉलिसी ऑफ मेजरिंग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट फेयर वैल्यू। जो हमें पता है कि फेयर वैल्यू कैसे आएगी, ब्राजील की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वही बेसिकली फेयर वैल्यू एनसी एट एक्विजिशन है। आगे चलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईएस 19। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की बात करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स क्या है क्या नहीं है। Columbia Company has for many years operated a defined benefit pension scheme at 1st January X5. The fair value of the pension as scheme asset were estimated to be 260 million and fair value of the pension liabilities were 200 million. अब यहाँ रुक जाए। IS 19 में बेसिकली जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं वो कुछ इस तरह से करते हैं, हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में से लेस करते हैं फेयर वैल्यू प्लान एसेट, तो हमारे पास बेसिकली नेट डेफिसिट आ जाता है। जो नेट डेफिसिट होता है वो आपकी एक पेंशन लायबिलिटी होती है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि फेयर वैल्यू प्लान एसेट की वैल्यू ज्यादा और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की लायबिलिटी की वैल्यू कम हो, तो आपके पास एसेट आता है। जैसे ही सरप्लस आएगा तो बेसिकली IS 19 फिर कहता है एसेट सीलिंग केस पे जाओ। एसेट सीलिंग केस ये कहता है कि जो नॉर्मल कैलकुलेशन से आपके पास सरप्लस आ रहा है आप उसको कंपेयर करेंगे IS 19 में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट से, विच एवर इज लोअर। नॉर्मल कैलकुलेशन से जो आंसर आ रहा है वो, या एसेट सीलिंग केस में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, दोनों में से जो भी लोअर ऑफ होगा उस पे आपको एसेट को रिकॉग्नाइज करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू प्लान एसेट 260 है, लायबिलिटी 200 है, तो साफ 60 नजर आ रहा है। लेकिन अगर एसेट 60 का नजर आ रहा है, लेकिन अगर आगे आप देखें द टोटल ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिफंड्स एंड रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन एसेट सीलिंग वाज 20 मिलियन। तो बेटा आपको आप एसेट को 60 पे नहीं रखेंगे, उल्टा एसेट को किस पे रखेंगे, 20 पे रखेंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मली चलेंगे तो आपका एसेट बेसिकली 60 आता है, लेकिन एसेट सीलिंग केस के अकॉर्डिंगली नॉर्मल कैलकुलेशन से और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है जो आपको अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन द कंट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ रिफंड, दोनों में से जो भी लोअर होता है एसेट उस पर रखेंगे। तो हम एसेट को 60 पे नहीं रखेंगे इनिशियली, इंस्टेड ऑफ 60 आप एसेट को बेसिकली किस पे रखेंगे, 20 पे रखेंगे एट जनवरी X5। आगे चलते हैं। दिस टेबल प्रोवाइड्स अ डिटेल ऑफ द स्कीम फॉर द ईयर एंडेड December 5। ओके, डिस्काउंट रेट हाई क्वालिटी कॉर्पोरेट बॉन्ड का 5% है। अब आपके पास नेट एसेट बेसिकली इस दफा आपके पास इनिशियली ओपनिंग में नेट एसेट है 20 मिलियन के ऊपर 5% आप लगाएंगे तो आपके पास नेट इंटरेस्ट आ जाएगा 1 का। करंट सर्विस कॉस्ट 30 की है, कैश कंट्रीब्यूशन 21 है, बेनिफिट पेड 25 है। अब सुनते रहिएगा। जो करंट सर्विस कॉस्ट 30 की है वो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को इंक्रीज करेगी। कैश कंट्रीब्यूशन बेसिकली फेयर वैल्यू प्लान एसेट को इंक्रीज करता है। बेनिफिट पेड आपके फेयर वैल्यू प्लान एसेट को भी कम करता है और प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को भी कम करता है। बेनिफिट पेड की बेसिकली जो डबल एंट्री होती है उससे हम प्रेजेंट वैल्यू पेंशन लायबिलिटी को सिंपली आप कह लें हम डेबिट कर रहे होते हैं, प्लान एसेट को हम क्रेडिट कर रहे होते हैं। तो बेनिफिट पेड से आपके प्लान एसेट भी कम होते हैं और आपकी लायबिलिटी भी कम होती है। स्कीम कर्टेलमेंट सर, दिसंबर 5 में जो स्कीम की कर्टेलमेंट है वो 28 मिलियन है। पेमेंट टू एम्प्लॉय सेटलमेंट के नाम पे जो दिया गया है 16 है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कर्टेलमेंट तो 28 की है लेकिन सेटलमेंट 16 की है। आपकी जो लायबिलिटी कम हो रही है बेसिकली वो 28 से कम हो रही है, लेकिन जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो सिर्फ 16 की कर रहे हैं। यानी कि प्लान एसेट्स के अंदर जो रिडक्शन है वो 16 की है, लायबिलिटी में जो रिडक्शन है वो 28 की है। यानी कि लायबिलिटी की रिडक्शन ज्यादा और प्लान एसेट की रिडक्शन कम है।
इसका मतलब ये होगा अगर मैं दोनों को नेट ऑफ करूं तो लॉजिकली आप यूं ले लें 28 की लायबिलिटी है, 16 की आप पेमेंट कर रहे हैं, तो 12 का आपको बेनिफिट हो रहा है। अगर मैं 12 की बात करूं तो लॉजिकली देयर इज अ बेनिफिट ऑफ 12। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट के ऊपर 12 मिलियन का बेसिकली कंपनी को गेन हो रहा है, क्योंकि जो लायबिलिटी कम हो रही है वो 28 मिलियन से कम हो रही है, लेकिन सेटलमेंट के नाम पे हम 16 दे रहे हैं। अब अगर लायबिलिटी 28 से कम हो और सेटलमेंट के नाम पे 16 दे तो 12 मिलियन का बेसिकली आपको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। अब कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से लॉजिकली जो पास सर्विस कॉस्ट आती है, IAS 19 ये कहता है भाई आप पहले उस पास सर्विस कॉस्ट को रिकॉग्नाइज करें, उसके साथ डील करें विदाउट कंसीडरिंग द इम्पैक्ट ऑन एसेट सीलिंग केस। आप एसेट सीलिंग केस पे इस कर्टेलमेंट और सेटलमेंट के गेन या लॉस का इम्पैक्ट फिलहाल कंसीडर किए बगैर पहले आप क्या करें, कर्टेलमेंट और सेटलमेंट के साथ डील कर लें। तो हमने डील कर लिया कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट के साथ, 28 मिलियन से हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, लेकिन जो एसेट में रिडक्शन है 16 है, 12 का बेसिकली हमें बेनिफिट है। मजीद अगर हम बात करें दिसंबर 5 द फेयर वैल्यू, अब अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से प्रॉपर तरीके से अगर बात करें तो हमारे पास जो नेट मतलब एसिड सीलिंग केस की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास बेसिकली जो ओपनिंग एसिड आता है वो बेसिकली 20 मिलियन का आएगा। इसमें आप सिंपली ऐड कर दें इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम 5%, उससे आपका प्लान एसिड बेसिकली बढ़ेगा। जो कंट्रीब्यूशन हमने पे किया उससे भी ये इंक्रीज होगा, ऐड कर दें कंट्रीब्यूशन पेड। कंट्रीब्यूशन पेड को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और बेटा जो करंट सर्विसेज सर्विस कॉस्ट है, इससे आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी, तो जब लायबिलिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स हमारी एसेट बेसिकली क्या होंगे, कम होंगे। लेस कर दें करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट। कर्टेलमेंट और सेटलमेंट के ऊपर गेन आ रहा है, गेन की वजह से आपकी एसेट इंक्रीज होगा। गेन ऑन कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट, बेसिकली जो गेन है वो बेसिकली कितने का था, 12 मिलियन का। अब हमारे लिहाज से जो प्लान एसेट आना चाहिए ना, ईयर एंड पे चेक कर लेते हैं कितना आता है। 20 + 1 + 21 - 30 + 12, हमारे लिहाज से जो प्लान एसेट आता है वो 24 आता है। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप देखें एक मिनट के लिए, December 5 the fair value of the pension asset were estimated to be 242 sorry, present value of liability 195। अब यहाँ रुके, 242 में से अगर मैं 195 माइनस करूं तो दोबारा मेरे पास एक एसेट आ रहा है, 242 - 195, तो ये 47 का एसेट आ रहा है। जैसे ही एसेट आएगा एसेट सीलिंग केस आ जाएगा। ये जो 47 का एसेट है ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली आ रहा है। हम इसको कंपेयर करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट से, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ future reduction in contribution and refunds। The total present value of future refunds and reduction जो है वो basically year end पे कितनी है, 25। तो हमारा जो closing asset ceiling केस की वजह से asset होगा 47 नहीं होगा बल्कि 25 होगा। नॉर्मल जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली एसेट बनता है 24 का, लेकिन SOFP में जो आपके पास एसेट आएगा वो 25 का आएगा। तो आपके पास जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1 की, वो एक नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट आएगा जो कि गेन होगा, जिसको आप OCI में इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करेंगे और जो कभी भी रिसाइकिल होके P&L में नहीं आता। नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट, ये जो बेटा नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ रहा है ये नेट आपका एक्चुअल गेन है। ये 1 मिलियन बेसिकली जो आपका नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट है, इसको इस गेन को आप OCI के अंदर बेसिकली क्या करेंगे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे और ये कभी भी रिसाइकिल होके SOCI में P&L में नहीं आएगा। एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है इस सवाल को, इस पार्ट को सॉल्व करने का, वो ये मैंने आपके सामने सारा बता दिया। अब अगर एक बच्चे के पास टाइम बहुत ज्यादा है एग्जाम में, जो कि नॉर्मली एग्जाम में टाइम कम ही होता है, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास टाइम थोड़ा ज्यादा है, वो फिर वो एक काम करे, वो फिर लायबिलिटी चार्ट बनाए, एसेट चार्ट बनाए, फिर नेट सीलिंग की एडजस्टमेंट एग्जामिनर को दिखाए और उसके बाद वो इस वैल्यू तक पहुंचे। हालांकि उसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है।
इट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल कि आप पहले अलग से उसको लाइबिलिटी चार्ट बना के दिखाएं, एसिड चार्ट बना के बताएं, फिर आप उसे एसिड सीलिंग केस की एडजस्टमेंट्स करके दिखाएं और फाइनली आप इस वैल्यू पे आए जो मैंने आपको बताया। नॉट वो इतनी ज्यादा कैलकुलेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। आपने सिंपली किया है क्या, आपने उसको बेसिकली आपने एक्सप्लेन करना है, आपने उसको बताना है भाई नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली जो ओपनिंग एसिड बनता है 60 बनता है, लेकिन IS 17 तो कहता है जो नॉर्मल कैलकुलेशन से एसिड है वो उसको आप कंपेयर करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट से विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिडक्शन एंड रिफंड्स, वो 20 आता है। नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 60 आ रहा था, हम एसेट को 60 पे नहीं 20 पे रखेंगे। अब 20 का 5% लेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी 1 की, इससे मेरा एसेट और बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन देने से मेरा एसेट बढ़ेगा, लेकिन करंट सर्विस कॉस्ट लायबिलिटी है तो लॉजिकली वो लायबिलिटी मेरे एसेट को कम करेगी। गेन ऑन कर्टेलमेंट की वजह से मुझे बेसिकली मेरा लॉजिकली मेरा एसेट बढ़ेगा, तो 12 को मैंने ऐड कर लिया, तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 24 का एसेट बनता है। लेकिन एग्जामिनर ने जो आपको क्लोजिंग नेट क्लोजिंग जो वैल्यूज दी है, फेयर वैल्यू प्लान एसेट 242 दिया है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट लायबिलिटी 195 दिया है, इन दोनों का अगर मैं नेट ऑफ करूं तो बेसिकली 47 का एसेट बनता है। जैसे ही ईयर एंड पे 47 का एसेट आएगा तो आप अगेन 47 पे एसेट नहीं बुक करेंगे, आप उसको कंपेयर करेंगे लोअर ऑफ से, आप उसे कंपेयर करेंगे किससे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट व्हिच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिफंड्स एंड रिडक्शन व्हिच इज 25। तो आप उसे 47 पे नहीं रखेंगे, एसेट को बेसिकली किस पे रखेंगे, 25 पे रखेंगे। अब हमारी नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली 24 आ रहा है, मुझे इसे 25 पे रखना है, तो 1 आपका नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट में गेन है, जिसको आप इमीडिएटली क्या करेंगे, OCM में रिकग्नाइज कर लेंगे और जो कभी भी रिसाइकिल होके SOCM में PNL में नहीं आएगा। अब अगर एक बच्चे को ये तरीका सही नहीं लग रहा, उसके पास टाइम बहुत ज्यादा है, तो बेटा फिर वो थोड़ा लंबे तरीके से सॉल्व करेगा। वो पहले एग्जामिनर को एक लाइबिलिटी चार्ट बना के देगा, आप उसे एक लाइबिलिटी चार्ट बना के दें। लाइबिलिटी चार्ट में आप उसे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस बताएंगे, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो 200 की लाइबिलिटी हमारी ओपनिंग, इसमें बेटा नेट इंटरेस्ट ऐड कर देंगे, ऐड कर दें इंटरेस्ट कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट की परसेंटेज 5% है, ऐड कर दें विच इज 10। मजीद लेस कर ऐड कर दें करंट सर्विस कॉस्ट, करंट सर्विस कॉस्ट ऐड कर दें विच इज 30। कर्टेलमेंट की वजह से आप 28 से लाइबिलिटी कम हो रही है, लेस कर दें आप। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की वजह से जो आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है 28 से कम हो रही है, लेस कर दें। बेनिफिट देने से आपकी लाइबिलिटी भी कम होती है, बेनिफिट देने से और एसिड भी कम होता है। बेनिफिट पेड इज 25। अब आप चेक कर लें कि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आता है, व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस आपके अकॉर्डिंग। बेटा अगर इस सबको मैं नेट ऑफ करूं, 1 मिनट के लिए देखेगा, मैंने 200 लिया, प्लस 10 लिया, प्लस 30 लिया, -28 -25, तो मेरे पास आता है 187। एग्जामिनर मुझे क्लोजिंग लायबिलिटी बता रहा है, एग्जामिनर जो आपको क्लोजिंग लायबिलिटी बता रहा है वो 195 बता रहा है, आप चेक कर सकते हैं। एग्जामिनर आपको जो क्लोजिंग लायबिलिटी बता रहा है 195 बता रहा है, इसका मतलब मेरी लायबिलिटी 187 से इंक्रीज होकर 195 पे आएगी, तो 8 का एक नेट रीमेजरमेंट क्या होगा, कंपोनेंट होगा, जो कि एक्चुअली लॉस है क्योंकि लायबिलिटी का बढ़ना लॉस है। अब आप क्या बनाएंगे, एसिड चार्ट बनाए, मतलब आप ये थोड़ा लंबी तरफ निकल गए जिसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही रिक्वायर्ड है, एग्जामिनर खुद कहता है इसकी जरूरत नहीं है। आप बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लेंगे 260, इसका 5% लेंगे 13 का नेट इंटरेस्ट इनकम आ जाएगी आपके पास। इसके बाद बेसिकली हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम कंट्रीब्यूशन, ये आपके पास बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये नेट इंटरेस्ट आ गया आपके पास, ऐड कर रहे हैं हम क्या, नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, नेट इंटरेस्ट यहाँ ले लेते हैं इंटरेस्ट कंपोनेंट,
नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट 13 आ जाएगा। 13 कैसे आ रहा है? 260 का 5% लें, कंट्रीब्यूशन पेड को बेसिकली हम ऐड कर देंगे विच इज 21, बेनिफिट पेड को हम क्या कर देंगे? बेनिफिट पेड को हम लेस कर देंगे विच इज 25। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट 16 आपको देना पड़ा। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट में जो हमें देना पड़ रहा है वो 16 देना पड़ रहा है। अब देखिएगा, तो नॉर्मल अगर चले 260 प्लस 13 प्लस 21 माइनस 25 माइनस 16, तो हमारे लिहाज से जो आता है वो 253 आता है। यानी हमारे लिहाज से जो प्लान एसेट की वैल्यू बनती है 253 बनती है, लेकिन एग्जामिनर ने जो आपको वैल्यू दे रखी है क्लोजिंग बैलेंस, उसने आपको 242 दे रखा है। अब बेटा अगर मैं 253 से 242 पे आता हूँ तो लॉजिकली 11 से मेरा एसेट कम हो रहा है, तो ये नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट जो 11 का आ रहा है ये एक्चुअल लॉस है। नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट, ये जो 11 का नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट आ रहा है बेसिकली ये मेरे लिए एक्चुअल लॉस है। ओके, अब अगली चीज, अगर आप इसको अब थोड़ा और आगे लेके चले, अब बेटा नेट प्लान एसेट की अगर हम बात करें कि हमारे पास नेट प्लान एसेट क्या है, तो अगर आप देखें 200 और 260, तो नेट एसेट आपके पास आता है 60 का। अगर मैं नेट इंटरेस्ट की बात करूं तो 3 का नेट इंटरेस्ट कंपोनेंट, लेट मी चेंज द कलर। अगेन मैं कह रहा हूं आपको इतनी डिटेल कैलकुलेशन दिखाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल गुड इनफ है। यहाँ पे आप अगर एक्सप्लेन कर देंगे आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। ये मैं थोड़ा उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको थोड़े ज्यादा मसले, अदरवाइज जरूरत नहीं। अब नेट प्लान एसेट की अगर हम बात करें बिफोर, यहां ले लेते हैं जी नेट प्लान एसेट्स बिफोर सीलिंग एडजस्टमेंट। बेटा 200 की लायबिलिटी है, 260 का एसेट, एट मींस नेट एसेट हमारा कितने का हो गया? 60 का। हमारे पास इंटरेस्ट इनकम 13 की है, इंटरेस्ट की कॉस्ट 10 है, तो नेट इनकम कितने की आ गई? 3 की आ गई। अच्छा जी, जो हमारा कंट्रीब्यूशन पेड है वो तो है ही 21। बेनिफिट पेड की अगर हम बात करेंगे तो बेनिफिट पेड बेसिकली आपकी लायबिलिटी को भी कम कर रहा है, एसेट को भी कम कर रहा है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। जो अगर मैं बात करूं करंट सर्विस कॉस्ट की, तो करंट सर्विस कॉस्ट आपके एसेट को रिड्यूस कर रहा है क्योंकि लायबिलिटी बढ़ा रहा है। कर्टेलमेंट एंड सेटलमेंट की बात करूं तो 12 का आपको बेनिफिट हो रहा है। 12 का बेसिकली क्या हो रहा है? बेनिफिट। अब अगर आप इसको चेक करें खाली 60 प्लस 3 प्लस 21 माइनस 30 प्लस 12, तो ये हमारे पास 66 आ रहा है। अगर हम नेट प्लान एसेट की बात करें बिफोर सीलिंग एडजस्टमेंट, तो वो बेसिकली हमारे पास कितना आ रहा है? 66। अब जरा जागते रहिएगा, इस तरफ आए, 8 का गेन है, 11 का लॉस है, तो 3 का क्या आ जाएगा? लॉस। इट मींस 66 में से 3 माइनस करें तो कितना आता है? 63। अच्छा जी, ये आपके पास 3 का क्या आ रहा है? नेट एक्चुअल लॉस आ रहा है। 3 का क्या आ रहा है? नेट एक्चुअल लॉस। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपके पास जो बेसिकली क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट है वो 242 है। क्लोजिंग फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट कितनी है? बेसिकली 242। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और आपके पास जो क्लोजिंग लायबिलिटी वो बेसिकली कितनी है? 195। इसका मतलब ये हुआ, प्लीज सुनिएगा, अगर मैं 242 में से 195 को माइनस करता हूं, अगर मैं 242 में से 195 को माइनस करता हूं तो बेसिकली एसिड कितने का आता है? 47। आपके पास क्लोजिंग जो फेयर वैल्यू प्लान एसिड है 242 है, क्लोजिंग लायबिलिटी 195 है। इसका मतलब है अगर मैं प्लान एसिड 242 में से 195 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो एसिड आता है वो कितने का आता है? 47 का। अब जागते रहेगा, ये जो आपके पास 47 का एसिड आ रहा है, इन दोनों को नेट ऑफ करने के अकॉर्डिंगली हम कितने का एसिड निकाल चुके हैं? 63 का।
आप जैसे ही 63 के का एसिड आपने कैलकुलेट किया, उसको जब आपको 47 पे लाना पड़ेगा, तो 47 माइनस 63 आपको फर्दर एक एक्चुरियल लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप लॉजिकली पहले 3 का एक्चुरियल लॉस बुक करेंगे, फिर आप कितने का बुक करेंगे एक्चुरियल लॉस 16 का। लेकिन ना तो लॉजिकली 3 का एक्चुरियल लॉस बुक करना है, ना ही 16 का एक्चुरियल लॉस बुक करना है। उसकी रीजन कुछ ये है, क्योंकि जो हमारा IAS 19 है वो हमें अलाउ ही नहीं करता एसेट को डायरेक्टली जो वैल्यू है उस पर बुक करना। हमारा IAS तो ये कहता है भाई आप जब भी एसेट आएगा तो नॉर्मल कैलकुलेशन से जो एसेट आ रहा है वो उसको आप कंपेयर करें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिफंड्स एंड रिडक्शन। तो बेसिकली हमने तो 47 पे आना ही नहीं है। हमने तो बेसिकली जो क्लोजिंग नेट एसिड बनता है, हमारा जो क्लोजिंग एसिड बनता है 25 बनता है और नॉर्मल कैलकुलेशन से 24 आ रहा था। तो लॉजिकली ये जो मैंने आपको इतनी कैलकुलेशन दिखाई है कि आपने यहाँ पे लायबिलिटी चार्ट बनाया, फिर एसिड चार्ट बनाया, फिर नेट प्लान एसिड बिफोर सीलिंग एडजस्टमेंट की, जिसमें 3 का आपने एक नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट एक्चुअली लॉस बुक किया, फिर आपके अकॉर्डिंगली 63 का एसिड आता है। इन दोनों को जब मैंने नेट ऑफ किया तो 47 आ रहा है। 63 से जब मैं 47 पे आऊंगा तो 16 का ये भी एक्चुअली लॉस बुक करूंगा, 3 का ये भी एक्चुअली लॉस बुक करूंगा, तो मुझे 19 का एक्चुअली लॉस बुक करना पड़ेगा। जब मैं 19 का एक्चुअली लॉस बुक करूंगा तो 47 पे आऊंगा। लेकिन IAS ने तो मुझे वहीं पे रोक दिया। IAS तो मुझे कह रहा है भाई आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एसिड सीलिंग केस की वजह से आपका जो ओपनिंग एसिड है वो है 24 और एसिड सीलिंग केस की वजह से जो आपका क्लोजिंग एसिड है वो 25 है। आपको तो सिर्फ और सिर्फ 1 का एक गेन बुक करना है OCI के अंदर। आपको तो इतने लंबे चक्कर में पड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो आपका ओपनिंग एसिड बना था वो बना था 60। उस 60 को हमने कंपेयर किया था 20 से, प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स व्हिच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रिफंड्स एंड रिडक्शन। तो इंस्टेड ऑफ 60 हमारा ओपनिंग एसिड आया 20। अब क्लोजिंग की बात करेंगे तो नॉर्मल कैलकुलेशन से क्लोजिंग आता है 47, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू इकोनॉमिक बेनिफिट का जो अमाउंट है 25 है। तो लॉजिकली हमने तो अपने एसिड को जो ओपनिंग एसिड 20 था उसको बेसिकली किस पे लेकर आना है, 25 पे। अब 20 को जब आप 25 पर लेकर आ रहे हो तो आप कैसे लेकर आ रहे हो, प्लीज इसकी कैलकुलेशन देखें दोबारा। बेटा ये ओपनिंग एसिड हुआ आपका 20, आपने इसमें नेट इंटरेस्ट इनकम ऐड कर ली 1, इससे आपका ओपनिंग एसिड बढ़ा, कंट्रीब्यूशन देने से एसिड बढ़ेगा, करंट सर्विस कॉस्ट से लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपकी एसेट कम होगा, कर्टेलमेंट और सेटलमेंट में आपको बेसिकली गेन हो रहा है, गेन से आपका एसेट बढ़ेगा। तो हमारे अकॉर्डिंगली जो वैल्यू आनी चाहिए एसेट की, क्लोजिंग एसेट की, वो 24 होनी चाहिए, लेकिन एग्जामिनर ने हमें क्लोजिंग एसेट की जो वैल्यू दी है वो 25 दी है। तो देयर इज अ राइज इन द वैल्यू ऑफ एसेट 1 मिलियन का जो गेन है, इसको हम इमीडिएटली OCI में बुक कर लेंगे और इसको हमने क्या नहीं करना, कभी भी रिसाइकिल करके PNL में SOCI में नहीं लाना। तो इस सवाल को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो यही वाला फॉर्मेट है। ये जो मैंने आपको बताया कि आप पहले एसेट लायबिलिटी चार्ट बनाएं, एसेट चार्ट बनाएं, फिर नेट प्लान एसेट बिफोर सीलिंग पे जाएं, फिर आप उसे बताएं जी 63 से जब हम 47 पे आएंगे, पहले तो 66 से 63 पे आते हुए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 66 से 63 पे आते हुए आपको, आप 66 से 63 पे कैसे आए थे, क्योंकि 3 का आपको एक रीमेजरमेंट कंपोनेंट का लॉस बुक करना पड़ा। फिर आप 63 से 47 पे आएंगे तो 16 का मजीद लॉस होगा, ऑल टुगेदर 19 का हम नेट रीमेजरमेंट कंपोनेंट रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि लॉस होगा, नेट एक्चुअली लॉस होगा, OCI में इमीडिएटली बुक करेंगे। लेकिन अगेन हमें ये 19 का लॉस रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम एसेट को 47 पे रखेंगे नहीं, हम अपने क्लोजिंग एसेट को 25 पे रखेंगे। तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ चुकी है और ये बेसिकली आपने प्रेजेंटेशन में दिखाना है। अब बेटा इस लेक्चर के अंदर जो कि ऑलमोस्ट 1 घंटे का ही हो गया, इसमें बेसिकली मैंने प्रॉपरली आपको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की। जाहिर सी बात है हमारा तो बहुत ही एंड का लेक्चर चल रहा है। बेसिकली इसमें मैंने कोशिश ये की है कि आपको पूरे का पूरा सवाल एक्सप्लेन करूं और थोड़ा बहुत न्यूमेरिकली भी आपको बताऊं कि इसको टैकल कैसे करना है। अब मैं ऑब्वियसली जो मेरे इनरोल्ड बच्चे हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसको प्रॉपरली सॉल्व करें और मुझे हमारा जो व्हाट्सएप का बेसिकली ग्रुप होता है उस पर इसका आंसर शेयर करें ताकि मैं चेक कर सकूं आप किस तरह की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। बाकी जो बच्चे इसको यूट्यूब पे देख रहे हैं
उनका कोई सवाल हो तो यूट्यूब पे ही सवाल पूछ सकते हैं जी, नो इशू एट ऑल। बाकी अगर मैं अपनी बात करूं तो हम बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर ऑफ पेपर्स पढ़ाता हूँ, बड़ा अल्लाह का करम है। आई डू टीच F5, अल्हम्दुलिल्लाह F6, F7, F9, SBR की बात कर लेते हैं, AFM की बात कर लें, ATX की बात कर लें, तो ये कुछ बेसिकली पेपर हैं ACC के जो मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा आई डू टीच CA एज वेल अल्हम्दुलिल्लाह। ये जितने भी पेपर्स बेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं सब मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं पोजीशन होल्डर प्रोड्यूस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इनमें से कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें बेसिकली मैं पोजीशन होल्डर्स प्रोड्यूस ना कर चुका हूँ। इनफैक्ट अगर मैं F9 और AFM की बात करूं तो इसमें बेसिकली मैं वर्ल्ड पोजीशंस भी प्रोड्यूस कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अल्लाह की ज़ात नहीं की, हमने क्या किया, ये तो अल्लाह के ही काम है, जाहिर सी बात है। एक ही टीचर बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, ये तो ऑब्वियसली अल्लाह पाक की करम नवाजी है कि हर पेपर में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस है। बाकी हमारे इन तमाम के लेक्चर्स अवेलेबल हैं। SBR AFM ATX की बात करें तो इन तीनों के लेक्चर्स उर्दू इंग्लिश तीनों में अवेलेबल होते हैं। F9 के भी इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में लेक्चर्स मिल जाएंगे। बाकी F5, 6, 7 के उर्दू में लेक्चर्स हैं, लेकिन वेरी सून इंशाल्लाह इनके लेक्चर्स भी इंग्लिश में आ जाएंगे। तो बाकी जी हमारे जो कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर है अगर मैं लिख दूं 00923333666214, ये बाहर के बच्चों के लिए, जो हमारे यहाँ के पाकिस्तान की स्टूडेंट है उनके लिए 0333666214। ये बेसिकली हमारा ASA का एडमिन का नंबर है जी। आप इस पे व्हाट्सएप करके मजीद कोई क्वेरीज हो तो बिल्कुल मोर देन वेलकम, यू कैन आस्क। बाकी अगर आपने पूरा लेक्चर देखा है तो थैंक यू वेरी मच। कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं सर, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। सो सिंपली जी थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।